नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को मैंने कहा था कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के और भी प्रश्न दूंगा, तो अभी आपको 100 क्वेश्चन का दो बंडल आपको उपलब्ध करा चुका हूं। यह है तीसरा बंडल। इन बंडलों को अच्छे से आपको पढ़ लेना है। बंडल का मतलब हम वीडियो से तात्पर्य है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। लगभग 6-7 प्रश्न जब पूछेगा तो उसमें से इन 3 बंडलों से कम एक एक सवाल तो तीनों से आएगा या 2 सवाल भी आएगा। तो यहां से आपका मैक्सिमम अर्थशास्त्र का कवर होने वाला है। प्रश्न का जो स्तर है, जो लेवल है, वो आप खुद महसूस कर सकते हैं। प्रश्नों को देखेंगे आपको खुद महसूस हो जाएगा कि जी हाँ, बिल्कुल जो एग्जाम का पैटर्न है, सिलेबस है, वही आपको यहाँ मिल रहा है। तो चलिए, 100 क्वेश्चन है, 40 मिनट का लगभग समय आपसे लिया जाएगा। इतने में आपको 100 क्वेश्चन धमाकेदार दिया जाएगा। तो आ जाइए, पहला प्रश्न, वर्गसन मापदंड किससे संबंधित है? जी हाँ, वर्गसन मापदंड किससे संबंधित है? 4 विकल्प हैं: मौद्रिक अर्थशास्त्र, सार्वजनिक हित, विकास अर्थशास्त्र या वेलफेयर इकोनॉमिक्स यानी कि कल्याण अर्थशास्त्र। तो ध्यान रखिएगा, वेलफेयर अर्थशास्त्र यानी कि कल्याण अर्थशास्त्र जो है वही है वर्गसन मापदंड संबंधित। ठीक है, कल्याण अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को नोबेल भी इसी के लिए मिला था, कल्याण अर्थशास्त्र के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। वर्गसन मापदंड तो कहेंगे कि कल्याण अर्थशास्त्र, सर ने बताया था, सही हो जाएगा। चलिए, दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न आ जाइए। दूसरा सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो दूसरा सवाल आ जाइए, वह स्थिति जब किसी फर्म को न तो लाभ हो और न हानि हो, मतलब कि ब्रेक लग जाए, तो क्या कहते हैं? लाभ भी नहीं हुआ और हानि भी नहीं हुआ। हमने क्या कहा कि ब्रेक लग जाए, तो आप उसका नाम रखिएगा ब्रेक इवन पॉइंट। यही होगा राइट आंसर। जब किसी फर्म को न लाभ हो न हानि हो, तो समझिए कि अच्छा ब्रेक लग गया है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट। ऑप्शन 2 जो दिया गया है सीमांत, ये भी लगेगा कि ये भी सही है। संतुलन तो कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो एकदम परफेक्ट है, बट ध्यान रखना है, ब्रेक लगा है, संतुलन नहीं हुआ है, न लाभ हो रहा है न हानि हुआ है, तो संतुलन नहीं है, ये क्या है? ब्रेक हो गया है। चलिए, हम आते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल देखिए, तीसरा, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है। कह रहा औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है? तो औपनिवेश का मतलब क्या कि एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश के द्वारा शासित करना। जैसे भारत पहले इंग्लैंड ब्रिटेन का औपनिवेश बन गया था ना। भारत की जो पूरी अर्थव्यवस्था थी उसको अंग्रेज देख रहे थे, अंग्रेज ही अपने हिसाब से मैनेज कर रहे थे और दोहन भी कर रहे थे, है ना। जिसमें आपने पढ़ा भी होगा धन निकासी का सिद्धांत, पढ़ा है ना, हाँ, ड्रेन थ्योरी। तो वो भी एक प्रकार का है। तो क्या हो जाएगा? एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश द्वारा शासित होना। ध्यान रखिएगा, सवाल बढ़िया बढ़िया लाया हूं, एकदम गर्मा गर्म सवाल है। देखते जाइए और आनंद लेते जाइए। आइए, द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक जो लिखा गया है, ये मेनार्ड किन्स का नाम आपने सुना होगा, जॉन मेनार्ड किन्स। फिर से एक बार मैं बता देता हूं, द थ्योरी ऑफ इनकम, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, यह पुस्तक है जॉर्ज मेनार्ड किन्स की। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, आइए, 5वां सवाल, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स? किसने लिखा है भैया प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक? तो ध्यान रखिएगा, यह पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के जो राइटर हैं उनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। जी हाँ, अल्फ्रेड मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक लिखी है। तो ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड मार्शल। आइए, 6वां सवाल कह रहा है, मराकेश संधि किससे संबंधित है? मराकेश संधि, तो मराकेश संधि जो है यह है संबंधित जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनकी शिक्षा से। जी हाँ, मराकेश संधि दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से संबंधित है। तो ध्यान रखना है, डी विकल्प सही हो। चलिए आगे, हाँ, नेट मीटरिंग किससे संबंधित है? नेट मीटरिंग, तो ये नेट मीटरिंग जो संबंधित है यह सौर ऊर्जा उत्पादन व उपयोग से। जी हाँ,
नेट मीटरिंग है संबंधित सौर ऊर्जा उत्पादन व उपयोग से, सोलर एनर्जी जनरेशन एंड यूज से संबंधित है नेट मीटरिंग, तो ध्यान रखना है। आइए, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक, जी हाँ, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक जो है यह किसकी है, तो यह पुस्तक है बी एस मिन्हास, प्लानिंग एंड द पुअर, बी एस मिन्हास। तो ध्यान रखिएगा, प्लानिंग एंड द पुअर इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए हम आते हैं 9वें प्रश्न की ओर। चलिए, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान जो स्थित है वह है आपके अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, तो बताएंगे अहमदाबाद। सीधा प्रश्न एग्जाम में छपेगा टें करके, और नहीं पढ़े रहिएगा तो आप भी टें बोल जाइएगा। आइए, किसी देश में आय के पुनर्वितरण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? आय के पुनर्वितरण का सर्वोत्तम उपाय जो है वह है प्रगतिशील कराधान। जी हां, प्रगतिशील कराधान, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। क्लियर? तो देश का आय के पुनर्वितरण का सर्वोत्तम उपाय प्रगतिशील कराधान है। राइट आंसर। 11वां प्रश्न, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है वो प्रकाशित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है वो किया जाता है प्रकाशित। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां पर आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्लियर है? चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। हाँ, गुन्नार मिडल पूछता है कि रोलिंग प्लान किसने दिया था? तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि गुन्नार मिडल ने ही रोलिंग प्लान दिया था, और यह रोलिंग प्लान का सुझाव इसका था किसके लिए? विकसित देशों के लिए, पिछड़े देशों के लिए, समाजवादी देशों के लिए या पूंजीवादी देशों के लिए? तो गुन्नार मिडल का जो रोलिंग प्लान था यह इसने पिछड़े देशों के लिए बनाया था। जी हाँ, पिछड़े देशों के लिए बनाया था गुन्नार मिडल ने रोलिंग प्लान। आइए हम 13वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था? तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो देने वाले व्यक्ति थे उसमें गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी। चलिए अगला सवाल, भारत के आर्थिक विकास को रोजगार विहीन किसने कहा था? भारत के आर्थिक विकास को कहा था कि ये तो रोजगार विहीन है, और यह कहा था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, है ना, यानी कि यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ऐसा कहा गया था कि भारत का जो आर्थिक विकास है वह रोजगार विहीन है। क्लियर? ओके सर, क्लियर है। 15वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो प्रमुख कार्य है वह मुख्य कार्य है, जानते हैं, संतुलन, भुगतान संतुलन में सहायता करना। ठीक ना? तो मुख्य कार्य पूछ रहा है आपसे, तो मुख्य कार्य है भुगतान संतुलन में सहायता करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट। ओके, चलिए आगे आते हैं 16वें नंबर प्रश्न के ऊपर। देखिए क्या कह रहा है, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संस्थाएं कौन सी है? ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संस्थाएं के नाम से जाना जाता है ये दोनों है विश्व बैंक और वर्ल्ड बैंक। सॉरी, एक ही तो है विश्व बैंक और वर्ल्ड बैंक, नहीं तो देखिएगा विश्व बैंक और आईएमएफ है ये ना, मैं विश्व बैंक और वर्ल्ड बैंक बोल रहा हूं। विश्व बैंक और आईएमएफ ये दोनों जो है यह ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संस्थाएं हैं, तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे आप। चलिए, विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? विकसित देशों में भी बेरोजगारी पाई जाती है, ऐसा नहीं है कि केवल आप विकसित है वहीं बेरोजगारी पाई जाएगी। विकसित में चक्रीय और घर्षण बेरोजगारी पाई जाती है, चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है विकसित देशों में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चक्रीय व घर्षण बेरोजगारी। आइए, एड्रागॉगी किस से संबंधित है? एड्रागॉगी का संबंध है प्रौढ़ शिक्षा से, एडल्ट एजुकेशन से संबंधित है एड्रागॉगी। तो ध्यान रखिएगा, प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है ये। हम आते हैं 19वें नंबर प्रश्न के ऊपर। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम ये विश्व का पहला पॉपुलेशन कंट्रोल कार्यक्रम था, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। यह था 1952 का परिवार नियोजन कार्यक्रम। क्लियर है? ओके सर, क्लियर है। आइए, कंपनी पूंजी पर लाभांश की घोषणा जो करती है वो किस पर करती है? कंपनी जो पूंजी पर लाभांश की घोषणा करती है वो अभिदत्त पूंजी पर करती है। किस पर करती है? अभिदत्त पूंजी पर करती है। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों नहीं होगा,
अभिदत्त पूंजी पर करती है कंपनी। ओके, तो चलिए अगला सवाल 21वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग कौन सा है? इंडियाज लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री इज। तो भारत का सबसे बड़ा संगठित जो ग्रुप है वह है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यानी कि कपड़ा उद्योग। तो ध्यान रखिएगा आप, टेक्सटाइल उद्योग सही आंसर हो जाएगा। आइए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आकलन किस अंतराल पर किया जाता है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का जो आकलन है वह प्रति माह किया जाता है, मतलब हर एक महीने में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा मंथली यानी मासिक। क्लियर है? चलिए सर क्लियर है। आइए 23वें प्रश्न के ऊपर आते हैं। भारत में आर्थिक विकास मुख्यतः कहां अवरुद्ध रहा है? भारत में आर्थिक विकास जो है ना वो अवरुद्ध रहा है कहां? आपको 4 विकल्प है, ध्यान देना है। तो आर्थिक विकास देखिए, पहले तो कुशल कृषि व्यवस्था के कारण भी रहा है, कृषि व्यवस्था कुशल नहीं है। औद्योगिकरण, नियमित औद्योगिकरण के कारण भी ये हुआ है, ठीक है। और पाश्चात्य सामाजिक अभिवृद्धि के कारण भी हुआ है। तो ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ध्यान रखिएगा, उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर होने वाला है। आइए हाँ, चलिए 24वां प्रश्न। नई आर्थिक नीति का मुख्य लक्ष्य क्या था? नई आर्थिक नीति जो था इसका मुख्य लक्ष्य था उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। तो नई आर्थिक नीति का जो मुख्य लक्ष्य था वो उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, यानी कि विकल्प यहां पर आप देख रहे होंगे उपर्युक्त सभी हो जाएगा। मनमोहन सिंह से जुड़ा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइए, सामाजिक अधिसंरचना में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया गया है? सामाजिक अधिसंरचना में जो है टेलीकम्युनिकेशन को शामिल नहीं किया जाता है, दूर संचार को शामिल नहीं किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक अधिसंरचना में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास ये जरूरी है, दूर संचार को शामिल नहीं किया गया है। आइए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक प्रमुख समस्या क्या है? राष्ट्रीय आय की भारत में जो गणना होती है उसमें एक असंगठित क्षेत्र, जी हाँ असंगठित क्षेत्र ही समस्या है। मूल्य स्थिरता नहीं है, दोहरी गणना नहीं है, संगठित क्षेत्र नहीं है, असंगठित क्षेत्र प्रमुख समस्या है राष्ट्रीय आय की गणना में। तो ध्यान रखिएगा। आइए, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक कौन सा होता है? आर्थिक विकास का जो सबसे अच्छा सूचक होता है वह प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से ही आप आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक मान सकते हो, ठीक है ना। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि यही आर्थिक विकास का सबसे बेहतरीन अच्छा सूचक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। आइए, हिंदू वृद्धि दर संबंधित किससे है भैया? तो जनगणना से मत समझ लीजिएगा कि हिंदू है तो जनगणना हो रहा होगा। सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित है, यानी कि जीडीपी, यहाँ जीडीपी। चलिए आते हैं 29वां प्रश्न। साधन लागत पर एनएनपी किसके बराबर होता है? साधन लागत पर एनएनपी जो होता है वह इक्वल होता है नेशनल इनकम के बराबर, यानी कि राष्ट्रीय आय के बराबर होता है साधन लागत पर एनएनपी। तो राष्ट्रीय आय बताएंगे कि भैया ये तो राष्ट्रीय आय के बराबर बताए थे आप, ठीक। चलिए हम आते हैं 30वां सवाल। हाँ देखिए क्या कह रहा है। भारत में, कहां में? भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो भारत में खाद्य प्रबंधन का इनमें से जो मुख्य उद्देश्य नहीं है, खाद्य का भंडारण करना तो उद्देश्य है, मूल्य भी स्थिर रहे ये भी उद्देश्य है, ठीक है। खाद्यान्नों का निर्यात नहीं उद्देश्य है, मूल्य उद्देश्य निर्यात नहीं है। सार्वजनिक वितरण भी उद्देश्य है, मूल उद्देश्य निर्यात नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए या चिपका लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नाबार्ड किसे ऋण प्रदान करता है? नाबार्ड जिसको ऋण प्रदान करता है उसमें शामिल हैं, देखिए, एक तो कृषि एवं ग्रामीण विकास संस्थानों को करता है, साथ ही ये सहकारी बैंकों को भी करता है, और तो और ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी करता है। तो नाबार्ड तीनों याद रख लीजिएगा, कभी ऐसे पूछ देगा कि इनमें से किसे नहीं करता है, तो कृषि और ग्रामीण बैंक को करता है, ठीक है, सहकारी बैंक को भी करता है। अच्छा, ग्रामीण से जुड़ा हुआ जो चीज है उसको ही कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को भी करता है, तो सभी को करेगा। डी ऑप्शन सही यहां पर होने वाला है। आइए 32वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने वाला शीर्ष बैंक कौन सा है? कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने वाला शीर्ष बैंक कौन सा है? तो अभी जस्ट 31वां प्रश्न में मैं क्या बताया था, ध्यान दीजिएगा,
भारत में खाद्य प्रबंधन निम्न, सॉरी 31वां, किसे ऋण प्रदान करता है? तो कृषि और ग्रामीण को कर रहा है ना ऋण प्रदान। तो देखिए यहां तो वही प्रश्न पूछ रहा है, कृषि पुनर्वित्त प्रदान कौन करता है भैया? तो वही नाबार्ड है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। क्लियर है? तो यही तो है नाबार्ड। क्लियर? चलिए सर आ जाइए 33वां, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? औद्योगिक नीति संकल्प जो है वो 1956 में अपनाया गया। कब? 1956 में औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में जो है वो अपनाया गया। तो सी विकल्प बेहतर हो जाएगा। आइए भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कौन जारी करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है वह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आइए, मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेक इन इंडिया तो जानते हैं ना, कब ये शुरू हुआ था मेक इन इंडिया? कोई बताएगा क्या? अरे कोई बताएगा क्या मेक इन इंडिया? तो मेक इन इंडिया का जो उद्देश्य था वो था विनिर्माण को बढ़ावा देना और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी था। ठीक है, मतलब रोजगार को भी सृजन करना और तो और विदेशी निवेश को भी आकर्षित करना कि भाई हम भारत में ही बनाएंगे और विदेशी आकर्षित हो तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी सारे विकल्प आपको इसमें हो जाएंगे सही आंसर। आइए, निम्न में से कौन भारत में औद्योगिक वित्त का स्रोत नहीं है? भारत में औद्योगिक वित्त का स्रोत कौन नहीं है? औद्योग से संबंधित है तो IFCI तो औद्योगिक वित्त से है ना? ये IFCI जो है और ICICI भी औद्योगिक वित्त, ये तो बैंक आप जानते ही होंगे, तो ये भी है। IDBI भी वित्त से संबंधित है। नाबार्ड कृषि से संबंधित है। अभी मैं बताया कृषि को ये पुनर्वित्त दे रहा था, तो नाबार्ड हो जाएगा कृषि से संबंधित। ये आपसे पूछ रहा है कि औद्योगिक वित्त से संबंधित कौन नहीं है, तो आप सीधा आंसर फेंक के मारेंगे, कहेंगे कि लो नाबार्ड सही आंसर हो जाएगा। आइए हम आते हैं 37वें नंबर सवाल के ऊपर। हाँ, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के संबंध में कौन सा कथन सही है? अच्छे से ऑप्शन पढ़िएगा तो आप कर लेंगे। केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के संबंध में कौन सा कथन सही कथन कह रहा है? तो सही कथन देखिए, यह ब्याज भुगतान पर होता है। तो जी हाँ, यह ब्याज भुगतान पर ही होता है, कृषि पर नहीं होता है। गैर योजना व्यय विज्ञान प्रौद्योगिकी पर नहीं होता है, यह केवल और केवल ब्याज भुगतान पर होता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 38वां, राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया था। अब ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये नई परिभाषा दे रहे थे, तो नई परिभाषा चलैया समिति के द्वारा ये दिया गया था, राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा। अब आपके पास कोई ज्यादा परिभाषा देता है तो आप क्या कहते हैं? अरे चल निकल चल। तो जैसे याद रखिए कि अच्छा नई परिभाषा दे रहा था, चलैया हो जाएगा। ओके सर, ओके क्लियर हो गया। 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक उपकरण है? उपकरण पूछ रहा है कि है राजकोषीय नीति का, तो राजकोषीय नीति का एक उपकरण जो है वह है टैक्स। क्या है? टैक्स है राजकोषीय नीति का उपकरण, तो ध्यान रखिएगा सी विकल्प सही हो जाएगा। आइए, सरकारी बैंकों को नियंत्रित करने वाला प्राधिकारी कौन है? सहकारी बैंक होना चाहिए, सरकारी बैंक है, चलिए कोई बात नहीं। सहकारी बैंकों को नियंत्रित करने वाला प्राधिकारी जो है वह है वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो ध्यान रखिएगा बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए हम आ गए हैं 41वें प्रश्न के ऊपर। हाँ, जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है? जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन जो होता है वो होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। भाई जीएसटी परिषद है तो वित्त मंत्री ही होगा, है ना? केंद्रीय वित्त मंत्री हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, ये भी इस बात पर भी जरा सा ध्यान रखिएगा। और राज्यों के लिए वित्त आयोग जो है 243 आई में है, ये भी आपको ध्यान रखना, ये पूछ सकता है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता दे रहा हूं। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा किसके बराबर है? भारत सरकार का राजकोषीय घाटा किसके बराबर है? तो कर्ज सृजन करने वाली पूंजीगत प्राप्तियों के बराबर। किसके बराबर? कर्ज सृजन करने वाली पूंजीगत प्राप्तियों के बराबर है भारत का राजकोषीय घाटा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न 43वां। हाँ देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र से प्राप्त राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र से जो राशि प्राप्त होती है
वह पब्लिक अकाउंट में चली जाती है। कहां चली जाती है? पब्लिक अकाउंट में, यानी कि सार्वजनिक समिति में चली जाती है। तो ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक समिति सही आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न ये रहा, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए दिया गया अनुदान बजट में किस मद में दिखाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए दिया गया अनुदान बजट किस मद में दिखाया जाता है? तो यह दिखाया जाता है राजस्व व्यय में। जी हाँ, रेवेन्यू व्यय में दिखाया जाता है राजस्व व्यय। तो ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए, ब्याज भुगतान केंद्रीय बजट का कौन सा घटक है? ब्याज भुगतान केंद्रीय बजट का राजस्व व्यय है। ये भी राजस्व व्यय है, तो ये भी ध्यान रखना है, राजस्व व्यय हो जाएगा। तो कहां है राजस्व व्यय? ऑप्शन यहां भी आपको बी नजर आ ही गया होगा। आइए, 46वां प्रश्न। भारत में देखिए, आपको लगेगा कि जटिल जटिल सवाल है। अभी इकोनॉमिक्स चूंकि आप लोगों को आदत नहीं रहता है पढ़ने का ना, तो जटिल जटिल लगेगा, लगना है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत नई बात नहीं है। लगता ही है, जब कोई नया चीज मिलेगा तो जटिल आपको लगेगा, बट उसको सॉल्व करना है आपका काम, है ना। उस पर फोकस करिएगा, आप एग्जाम में कर ले जाएंगे। 2017 में, जी हाँ, 2017 में भारत में रेल बजट को सामान्य बजट में मिला दिया गया। कब मिला दिया गया? वर्ष 2017 में मिला दिया गया। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल चलते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन 2018 हो ना, तो 2018 आपको लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि वो 2017 का बजट था, बट वो मिलाया गया 2018 में। तो यहां पर हमको याद आ गया कि विकल्प अगर 2018 हो तो 2018 आप लगाएंगे, ठीक है। 18 ना रहे तो 17 लगाइएगा। चलिए आइए अगला सवाल, 47वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 47वां, आ जाइए। 47वां प्रश्न में है कि भारतीय योजना आयोग के स्थान पर, ये तो आप जानते होंगे कि भारतीय योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया था, है कि नहीं आया था? नीति आयोग आया था। तो ये तो बहुत ही इजी है, आप कर लेंगे, कहेंगे कि हाँ सर नीति आयोग आया था, तो ये इजी है। आरबीआई के, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में जो शामिल होता है वो होता है सोना, ठीक है, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, और तो और विशेष आहरण अधिकार। तो ये सभी हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। आइए 49वां प्रश्न, आइए, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? भारत में योजना अवकाश कब से कब? मैंने आपको योजना आयोग के बारे में बताया है, पंचवर्षीय योजना जो हुआ था उसमें पहला 51 से 56, ठीक है, तो कंटिन्यू चला 56 तक। दूसरा था 56 से 61, तो ये भी कंटिन्यू चला। तीसरा 61 से 66, तो ये भी कंटिन्यू चला। फिर आ गया था 69 से 74, तो 66 से 69 3 साल आपको गैप रहा, ठीक है। तो ये देखिए 66 से 69 यही तो गैप रहा, तो यही गैप रहा। 3 कंटिन्यू होने के बाद चौथा में ये गैप आ गया था। फिर बाद में भी और गैप हुए हैं, बट ये शुरुआती गैप 3 साल का 66 से 69 था, ध्यान रखिएगा। आर्थिक नियोजन विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? आर्थिक नियोजन जो है वह आता है समवर्ती सूची। जी हाँ, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखना है आपको। चलिए अगले सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो हाँ, हो तो गया। 51वां प्रश्न पर आते हैं। यदि रिजर्व बैंक नकद आरक्षित अनुपात में कमी करता है, रिजर्व बैंक जो है वो नकद आरक्षित अनुपात में कमी करता है, तो साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नकद आरक्षित में कमी करेगा तो साख सृजन भी कम जाएगा। ध्यान रखिएगा, नकद आरक्षित में कमी करेगा तो साख सृजन भी कम जाएगा। आर.एन. मल्होत्रा समिति का संबंध इससे है। तो आर.एन. मल्होत्रा समिति जो है यह इंश्योरेंस सेक्टर, यानी कि बीमा क्षेत्र से संबंधित है। आर.एन. मल्होत्रा समिति, ध्यान रखना है। चलिए 53वां, IRDA अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? वर्ष पूछ रहा है कि IRDA अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, 99 का चक्कर याद रखिएगा। IRDA तो 1999 में। अगर कभी IRDA का फुल फॉर्म पूछ दे तो बताइएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी हाँ, IRDA, ये लास्ट में आई हो जाता है भी, कहीं कहीं आई जब लग जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा। और नहीं लगेगा तो आप यही बताना है आपको।
सॉरी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक, तो चलिए 1999 याद रखिएगा। IRDA एक वैधानिक निकाय के रूप में कब स्थापित हुआ? तो स्थापित की बात करेगा तो बताएंगे वैधानिक निकाय बना था ये 2001 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 2001 सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर रहता है, तो ये नई बात नहीं है, आप जानते ही होंगे। चलिए, भूमि विकास बैंक, कौन सा बैंक? भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंग है। भूमि विकास बैंक किसका एक अंग है भैया? तो भूमि विकास बैंक जो एक अंग है वह आपका देखिए सहकारी ऋण ढांचा। जी हाँ, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से जो अंग है वह सहकारी ऋण ढांचा का अंग है, तो विकल्प यहां पर डी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा विकल्प, या आप डायरेक्ट सहकारी कोऑपरेटिव सेक्टर भी अगर विकल्प में रहे तो वो भी आप लगा सकते हैं कोऑपरेटिव, यानी कि आपको सहकारी वाला ही ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं ध्यान रखना, सहकारी ध्यान रखना। आइए, आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण कौन नहीं है? आर्थिक विकास के लिए इनमें से कौन प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो आर्थिक विकास के लिए मुद्रा की मात्रा, यह जो है आपका महत्वपूर्ण नहीं है। मूल्य स्थिरता महत्वपूर्ण है, और बचत दर भी, और संसाधनों का उपयोग, बाकी मुद्रा की मात्रा ये महत्वपूर्ण नहीं है। आइए, दुर्लभ मुद्रा से क्या तात्पर्य है? दुर्लभ मुद्रा मतलब कि हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है भैया? तो यह विकसित देशों की मुद्रा है। विकसित जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी मुद्रा हार्ड करेंसी हो जाएगी। चलिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वर्गीकृत होते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा वर्गीकृत होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से वर्गीकृत होते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो वर्गीकृत होंगे वो अनुसूचित वाणिज्य बैंक से वर्गीकृत होंगे, तो डी विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। आइए, राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत हुई थी। तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन 53, 57, 60 और 72। तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा की जो शुरुआत हुई है वो 1953 में हुआ है। आइए, मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या था? मनरेगा का जो मुख्य उद्देश्य था वह ग्रामीण से जुड़ा हुआ था ना। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण से, यानी कि ग्रामीणों के आय में वृद्धि करने से संबंधित था, तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, मनरेगा ग्रामीण आय में वृद्धि। आइए, 62वां प्रश्न क्या कह रहा है? वैश्वीकरण में निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? वैश्वीकरण में जो सम्मिलित नहीं है, आयात शुल्क में कमी, ये तो सम्मिलित है। आयात लाइसेंसिंग में उनका उन्मूलन, ये भी सम्मिलित है। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मुक्त प्रवाह भी सम्मिलित है। सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश, यह सम्मिलित नहीं है। मैं मानता हूं प्रश्न बहुत ज्यादा जटिल है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, या तो बड़ा वाला ऑप्शन चूज करने का प्रयास करिएगा, या कोशिश करिए कि 1-2 बार देख लें इसको, तो कुछ आपका याद आ जाए। चलिए, EPCG फुल फॉर्म पूछेगा। EPCG एक्सपोर्ट प्रोग्राम फॉर क्रेडिट जनरेशन, ध्यान रखिएगा। एक्सपर्ट प्रोग्राम कहां है ऑप्शन में? एक्सपर्ट प्रोग्राम नहीं, कंज्यूमर नहीं होगा, एक्सचेंज भी नहीं होगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन भी नहीं होगा, एक्सपोर्ट प्रोग्राम फॉर क्रेडिट जनरेशन। चलिए, यही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। चलिए, आसियान तो आप जानते होंगे, आसियान में 10 देश हैं। ठीक है, आसियान का बताना पड़ेगा क्या? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस, है ना। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होगा, तो एकेडमी नहीं होगा। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीकन भी नहीं होगा, देखिए एशियन होगा। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो सही हो जाएगा सी विकल्प यहाँ पर। चलिए, आईडीएफ यानी इंडियन डेवलपमेंट फोरम को पहले जाना जाता था किस नाम से? आईडीएफ को जाना जाता था भारत सहायता क्लब के नाम से, बैंक नहीं, क्लब के नाम से, ध्यान रखिएगा, क्लब के नाम से। चलिए, सार्क यानी आपसे देखिए, सार्क ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया, ये फुल फॉर्म पर आपको नहीं ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है, ये पूछेगा साफ्टा का औपचारिक उद्घाटन कब हुआ था? साफ्टा का औपचारिक उद्घाटन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1993 में, अप्रैल 1993 में साफ्टा का औपचारिक उद्घाटन हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1993। आइए, अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, कहीं फुल फॉर्म भी पूछ दे, सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, यही है इसका फुल फॉर्म, तो पूछ सकता। ये चीज ध्यान रखिएगा, एफ नहीं है, पी है, ये
पी, साफ्टा है, साफ्टा, ठीक है। अप्रैल 1993 में इसका यह गठन हुआ था। अब आइए, एपेक का पूर्ण रूप क्या है? एपेक का पूर्ण रूप क्या है पूछेगा आपसे, तो बताएंगे एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ध्यान रखना है आपको, कोऑपरेशन है, कोऑपरेशन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का जो सदस्य देश नहीं है, अच्छा है पूछ रहा है ना, है, तो सार्क का जो सदस्य देश है आप जान लीजिए, चीन तो नहीं है, म्यांमार भी नहीं है, थाईलैंड भी नहीं, यानी कि भूटान है। चलिए, डब्ल्यूटीओ अस्तित्व में कब आया? डब्ल्यूटीओ 1995 में आया था, 1995 में आया था, जानते हैं। आइए, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में तीसरा स्तंभ किसको माना जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में डब्ल्यूटीओ को तीसरा स्तंभ माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का जो तीसरा स्तंभ है, तीसरा पिलर है, वह डब्ल्यूटीओ को माना जाता है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन को माना जाता है। आइए, दुर्लभ मुद्रा, तो ये पहले करा चुका हूं कि भैया ये विकसित देशों की मुद्रा है, ये दुर्लभ मुद्रा कहलाती है, विकसित देशों की मुद्रा है। आइए, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से किसका एक अंग है? तो ये बता दिया, सहकारी का। अच्छा, ये प्रश्न फिर से रिपीट होने लगा है क्या? मुझे लग रहा है कि फिर से कुछ प्रश्न रिपीट हो गया है ना। चलिए, क्षेत्रीय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके अंतर्गत वर्गीकृत होते हैं? तो ये भी बता ही दिया हूं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके हमें तो लग रहा है कि ये प्रश्न फिर से रिपीट होने लगे है ना। तो इसका बताया था अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। चलिए, मैं देख लेता हूं, अगर रिपीट हुआ होगा तो उसको क्वेश्चन बढ़ा दूंगा, 100 से ज्यादा कर दूंगा। हाँ, ये 3-4 प्रश्न रिपीट हो गए हैं, ये भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ये रिपीट हो गए हैं। चलिए, यहां से ये तक 74 तक रिपीट है, मुद्रा की मात्रा तक बता दिया था ना। हाँ, आइए, सार्वजनिक वस्तु का अर्थ है, सार्वजनिक वस्तु का जो अर्थ है वह क्या है भैया? तो सार्वजनिक वस्तु का जो अर्थ है वह है, ध्यान दीजिएगा, बाजार में बेची जाती है वो सार्वजनिक है? नहीं। जो सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, हाँ ये हो सकता है। और जो गैर प्रतिस्पर्धी एवं गैर बहिष्करणीय होती है, ये भी। तो देखिएगा, ऐसे ऑप्शन होगा बी और सी, बट अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन बी और सी ना रहे तो बेहतरीन आंसर सी होगा। इसके जगह कुछ और लिख दे तब आपको सी लगाना है, लेकिन जब ऑप्शन बी और सी दोनों दे दे तो दोनों लगा देना है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आइए, 76, रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ाया जाएगा तो तरलता क्या होगी? तरलता घटना शुरू होगा। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि और तरलता में घटी, अच्छा घटता है, नो इफेक्ट में लगा दिए, तरलता घटती है, ध्यान रखिएगा। एक देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का कुल मूल्य, एक वर्ष में एक देश में जितना उत्पादन हुआ है, अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का जो कुल मूल्य है, उसी को तो आप कहते हैं जीएनपी, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर? तो जीएनपी यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, यानी कि वित्त मंत्रालय के द्वारा ये किया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा ये किया जाता है, ठीक है, वित्त मंत्रालय सही आंसर हो जाएगा। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करना वित्त मंत्रालय का कार्य है। आइए, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना है एससी से संबंधित, एससी से संबंधित बाबू जगजीवन राम जो छात्रावास योजना है यह एससी कैटेगरी से संबंधित है। आइए, अगला सवाल देखिए, 80वां, भारत में वाणिज्यिक बैंक प्रणाली है। तो भारत में वाणिज्यिक बैंक जो प्रणाली है वो एक तो मिश्रित बैंक है और दूसरा जो है वो शाखा बैंकिंग है, यानी कि ए भी होगा और सी भी होगा, यूनिट बैंकिंग नहीं होगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। 81वां, आइए, निम्न में से कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है। कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का उदाहरण जो है ना वो होता है प्राइस तल, प्राइस तल होता है। प्राइस तल कहाँ है ऑप्शन में? प्राइस सीलिंग नहीं होता है, प्राइस तल, देखिए इसी को प्राइस तल कहेंगे, फ्लोर को आप तल कह सकते हैं ना। ऐसे आपको प्रश्न में फंसाता है कि याद करने के बाद भी आप कंफ्यूजन में रहिएगा। तो फ्लोर को आप तल कह देते हैं ना, जैसे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का घर है तो कहेंगे पहला तल्ला दूसरा तल्ला, तो यही प्राइस फ्लोर कहलाता है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। आइए, 82वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आय किसके समान है?
तो राष्ट्रीय आय जो समान है वह है, तो ध्यान देना है, राष्ट्रीय आय समान है कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए यहां पर एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट कॉस्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय ना, दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए चुना गया, तो ध्यान रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, भारत में सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है, जीएसटी से प्राप्त होता है, तो जानते ही होंगे, और जीएसटी अप्रत्यक्ष में आएगा, ठीक, तो ध्यान रखिएगा जीएसटी से। आइए, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, तृतीय क्षेत्र में जो सम्मिलित नहीं है वो देखिए पशुपालन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का भाग है ना, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में बजट निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, बजट कौन निर्माण करता है भैया, तो भारत में जो बजट निर्माण किया जाता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, चलिए सर, परख एक पहल है जो खबरों में रहा, अब पता नहीं खबर में रहा था या नहीं, यह जुड़ा हुआ है, तो परख जो जुड़ा हुआ है, यह जुड़ा हुआ है छात्रों को सिखाने की कला से, ठीक है, साथ छात्र सीखने का जो आकलन है इससे संबंधित है परख, तो ध्यान रखिएगा सी सही आंसर हो जाएगा। आइए 88वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, हाँ, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है, तो ध्यान रखिएगा मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है एक तो शिक्षा और प्रशिक्षण, ये दोनों जरिया है मानव पूंजी में निवेश करने का, शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों, ठीक है। चलिए, E20 क्या है, तो पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना है, तो ध्यान रखिएगा एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है, तो यह नीति आयोग के द्वारा किया जाता है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का जो प्रकाशन है नीति आयोग के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत में मनरेगा लागू कब हुआ, पूछ रहा है आपसे, मनरेगा लागू कब हुआ, तो बताएंगे 2006 में, ठीक है। चलिए, किस मूल्य में से सरकार फसलों के समर्थन में मूल्य की घोषणा करती है, किस मूल्य से करती है भैया, तो फसल का जो समर्थन मूल्य होता है उसको कहते हैं हम न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी है ना, एमएसपी कहते हैं, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल 93वां प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान, तो ये अटल जी के समय प्रारंभ हुआ था, सर्व शिक्षा अभियान जो था ये कब प्रारंभ हुआ था, तो कहेंगे कि ये अटल जी के समय प्रारंभ हुआ था, सर्व शिक्षा अभियान अटल बिहारी वाजपेयी, कब हुआ था, एक प्यारा सा कमेंट करेंगे आप, अटल बिहारी वाजपेयी के समय। चलिए, मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन को सफेद करने के लिए पिछले वीडियो में बताया था, मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम जो आया था 2005 में आया था, तो ये ध्यान रखिएगा सफेद करने के लिए काले धन को। आइए, मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है, मानव विकास सूचकांक में जो सम्मिलित है वो प्रत्याशा भी है, जी प्रति व्यक्ति आय भी है और साक्षरता दर भी, यानी कि विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए 96वां नंबर सवाल, भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 में किस पर आधारित है, तो ये भी रिपीट हो गया है, उदारवाद, निजीकरण और वैश्वीकरण, मतलब कुछ प्रश्न जो है वो रिपीट हो रहे हैं। एलएमबी लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु, लाइट मोटर व्हीकल है ना, तो ऐसे तो एलएमबी के लिए आपको 18 वर्ष है, लेकिन कुछ स्कूटर हैं उनके लिए 16 वर्ष भी है, यहाँ पर एलएमबी की बात की गई है, कुछ स्कूटरों की बात नहीं की गई है, तो 16 वर्ष नहीं होगा, आपका 18 साल होगा सही आंसर। चलिए अगला, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का संबंध किससे है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का जो संबंध है वह विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा सही आंसर होगा इलेक्ट्रिसिटी। आइए 99वां प्रश्न, जल जीवन हरियाली योजना के तहत पहला राज्य जो है वह बिहार ही है अपना, तो ये अच्छी बात है, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा 99 का हो जाएगा सी ऑप्शन बिहार सही आंसर हो जाएगा। आइए 100वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना का उद्देश्य सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को समतल रेलवे क्रॉसिंग मुक्त करना है। आपने देखा होगा कि रेलवे क्रॉसिंग है, बंद रहता है तो आप रुकिएगा, तो समतल रेलवे क्रॉसिंग बंद कराना है, ठीक है, वो या तो ब्रिज बना देगा या फिर नीचे से आपको जाना है, ठीक है। तो ये जो प्रावधान है भैया, यह जो प्रावधान आया है सेतु भारतम
से नामक ये प्रावधान है। क्या है? सेतु भारतम प्रावधान है, तो ध्यान रखिएगा सेतु भारतम कार्यक्रम के द्वारा ये करना है। आइए, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है, खाद्य सुरक्षा का जो तात्पर्य है वह है सभी को, क्या? सभी को पर्याप्त भोजन की उपलब्धता, यही है खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य, सभी को पर्याप्त भोजन मिले, है ना। आइए 102वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बैंक का कार्य है? केंद्रीय बैंक का कार्य है, क्या कार्य है भैया? तो केंद्रीय बैंक का कार्य है मुद्रा का निर्गमन करना, ये तो है ही। रेपो रेट भी केंद्रीय बैंक ही प्रबंधन करती है, रेपो रेट भी मैनेजमेंट केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वही तो रेपो रेट का प्रबंधन करती है। और साथ ही साथ, लास्ट प्रश्न है ये, साथ ही साथ मुद्रा भी निर्गमन करती है, मुद्रा भी इशू करती है ना, और सरकार को बैंकिंग सुविधा भी देती है। यानी कि क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी विकल्प सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है ना, 102 के। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि इस 40 मिनट में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। 100 प्रश्न तो नहीं ही थे, अब समझिए कि 7 प्रश्न लगभग 5-6 प्रश्न दोबारा आपको रिपीट हो गया है, तो मान के चलिए कि 95-97 प्रश्न आपको जो है वो मिल गया होगा। चलिए, 3 वीडियो आपको मैं दे दिया, कोशिश करूंगा 1 वीडियो और भी दे दूं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो उनको 1 वीडियो और भी कोशिश करूंगा कि आपको उपलब्ध करा दूं, तो 400 प्रश्न हो जाएगा आपका। इतना आपके लिए पर्याप्त है, जो प्रश्न पूछा जाएगा लगभग आप कवर कर लेंगे। बाकी आप कमेंट कर दीजिए कैसी चल रही है आपकी तैयारी, कहां आपको डर लग रहा है, उस डर को भी दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।